गाँव में एक दो लोग ऐसे रहते हैं, परसों परसों पहले एक बार भी सब ये लो, अभी 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक स्टूडेंट शो कर रहा है फॉलोइंग साइंस इस क्लासरूम में। पहले क्या, एंग्जाइटी अराउंड रीडिंग, के पढ़ने में चिंता हो रही है उसको, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई है, पुअर वोकेबलरी स्किल्स है उसकी, और उसके अलावा डिफिकल्टी है अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बर करने में, क्या उसने पढ़ा है। तो इसका क्या क्या है, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। तो क्या है, लर्निंग की डिसेबिलिटी है उसको, उस चाइल्ड को। क्रिएटिव स्टूडेंट नहीं है वो। ऑटिस्टिक स्टूडेंट मतलब क्या, सॉलिड विद्यार्थी। अगर ये आता तो इसका क्या समझते थे आप, बोलिए एग्जाम में, उर्दू में आप क्या समझते थे इसका? ऑटिस्टिक स्टूडेंट का क्या समझते थे आप? नहीं, इसमें पूरा है ना, लर्निंग का, रीडिंग का, लेटर का पूरा है ना, इसमें लर्निंग डिसिप्लिन। बोलिए एग्जाम, एग्जाम में आप क्या समझते थे, ऑटिस्टिक आता था, सॉलिन मतलब क्या समझते थे आप? क्योंकि इसके मतलब भी समझना तो जरूरी है। हाँ, सर ऑटिस्टिक ऑटिज्म से रिलेटेड है ना? हाँ ऑटिज्म से राइट, कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो होता है, ये क्या होता है कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है पीपल को इंटरेक्ट करने, अदर्स से, लर्न करने, कम्युनिकेट करने, बिहेव करने। तो ये ऑटिज्म से रिलेटेड है। जो ऑटिज्म जो होता है, ये वाला न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर marked by deficits in reciprocal social communication and presence of restricted and repetitive patterns of behavior में। तो इसको उर्दू में क्या कहा जा सकता है, ऑटिज्म मतलब क्या होता है, बोलिए ये डेफिनेशन होने के बाद। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये आपके सामने ही उर्दू में एक्सप्लेन करके बोलना है क्या होता है। बोलो अच्छा। मतलब सर जो जो स्टूडेंट्स को, जो लोगों को ऑटिज्म की बीमारी रहती, वो लोग जो रहते हैं उनको लोगों से इंटरेक्ट करने में परेशानी होती है, वो लोगों से अच्छे से बात नहीं कर सकते, हाँ और बराबर, उनको लर्निंग और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, और उनका बिहेवियर जो है तो नॉर्मल लोगों से डिफरेंट रहता राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये इस तरह से तामुल इंटरेक्शन से याद रखना है इसको, इंटरेक्ट करने में। अगर हर बार जैसे लर्निंग लर्निंग आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लर्निंग में इतने सारे बीमारियां, तो उसमें इंटरेक्शन विद अदर्स ये जोड़ देना है, जिससे आप याद रख सकते हैं इंटरेक्शन विद अदर्स। तो अभी जो हमारा ये चल रहा है, ये वाला था कि एंग्जाइटी होना रीडिंग में, डिफिकल्टी रिकॉग्नाइज करना वर्ड्स और लेटर्स को शनाख्त में, और ये सारा, तो ये सारा था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज में आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि ये भी लर्निंग में आता है लेकिन ये इंटरेक्शन उस पर बेस्ड है। यहाँ पर इंटरेक्शन की कोई बात नहीं हुई, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मेंटल इम्पायरमेंट बोले तो ये तो नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद था कि अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, ये संबोधित कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ पहले उर्दू में, कि टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन, मतलब क्या हो गया, कोई समझाइए उर्दू में सवाल का मतलब। है। क्योंकि स्पेशली वहां पर एबल्ड। तो पहले सवाल का मतलब समझना रहेगा तो जब जवाब दे सकते, हालांकि जवाब सामने है लेकिन पूरा ही समझाना है। टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, तो दिमाग में क्या आ रहा है, ये सिर्फ वर्ड्स आ रहे हैं सर बस। स्पेशली स्पेशली एबल्ड मतलब कि वो जो फिजिकली डिसेबल जो पर लोग रहते। हाँ डिसेबल रहते हो, स्पेशली एबल। अब सवाल का मतलब, अ टीचर कैन एड्रेस
नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर कैसे एड्रेस करेगा उनकी नीड्स को, हाँ बराबर, मतलब राइट। उनको जो परेशानी आएंगी उसको कैसे फेस करेगा वो। कैसे फेस करेंगे, बिल्कुल सही। तो कैसे एड्रेस करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, इस तरह से घुमा के क्वेश्चन का मतलब था। जिसमें क्या था कि डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कि हर एक स्टूडेंट, प्रत्येक, यहाँ सेग्रीगेशन और लेबलिंग नहीं की जा रही, नहीं तो हम वहां पर इसको निगेटिव कर देते थे कि ये तो क्या किया जा रहा है कि क्या स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस, तज्जिया ईच स्टूडेंट का लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, तो ग्रुप नहीं किया गया, बल्कि क्या किया जा रहा है कि हर एक की जो भी वीकनेस, कमियां है, उसके आधार पर कमजोरी का विश्लेषण करके उनमें सक्ष सशक्त पक्षों को मजबूत किया जा रहा है, हर बच्चे के विकसित किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव वे में ही हो जाएगा। लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, निगेटिव में आ गया। यूनिफॉर्म वेज ऑफ नेगेटिव। इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट की यूनिफॉर्म वेज, क्योंकि उसके अंदर, यूनिफॉर्म आ गया ना सर हाँ, यहाँ। क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम है जिसमें सब शामिल है, जिसमें किसी को कम और किसी में ज्यादा जो कमियां रहेंगी, तो यूनिफॉर्म वे नहीं हो सकता इंस्ट्रक्शन का। और एम्फेसाइजिंग और अपॉन प्रैक्टिस ए में एंड तो ड्रिल। ड्रिल है। हाँ, ड्रिल ड्रिल और एंड प्रैक्टिस। रिपीटेशन, उसके बाद नेक्स्ट है अ टीचर कैन इनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, कि जोर देकर कन्वर्जन थिंकिंग पर या डाइवर्जेंट पर। कन्वर्जन का मतलब निकलता है इंटेलिजेंस से, डाइवर्जेंट का क्या होगा, क्रिएटिविटी से होगा। और इनकरेज करना मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। अब देखिए, क्रिएटिव लर्नर था तो कभी ऐसा लग सकता था कि क्रिएटिव लर्नर है तो डाइवर्जन कर दो, लेकिन डिसकरेज यहाँ पर था लिखा है। तो वो देखना भी होता है जरूरी कि अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, तो ये नहीं रहेगा। हालांकि अगर ये नहीं तो इनकरेज होता तो ये जवाब हो सकता था। तो अब यहाँ क्या हो गया, इनकरेज करना यहाँ आ गया मल्टीपल पर्सपेक्टिव, जिसको उसने डाइवर्जन को अलग बदल डाला कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज। तो आइडिया वाले क्रिएटिव बच्चे जो मतलब हो गए क्रिएटिव लर्नर, ये डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले। तो इसको उन्होंने ये वर्ड को अलग तरीके से लिख दिया और इसको यहाँ पर इनकरेज कर दिया, और कंफ्यूज करने यहाँ डिस्करेज कर दिया है। तो इस वजह से हो गया इनकरेज। अगर वहां पर इनकरेजिंग रहता था, इनकरेजिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो फिर वो करेक्ट आंसर रहता था। हाँ, बिल्कुल सही जवाब होता था। और अगर इंटेलिजेंस के आधार पे होता था तो फिर कन्वर्जेंट थिंकिंग पे जाता था। और ये भी डिस्करेज वाला था, तो इसलिए ये भी नहीं हुआ, रिस्क लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, कि कौन सा कारक कक्षा के सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। इंक्रीज करना नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, तो इंक्रीज नंबर ये निगेटिव हो गया, इंक्रीज रिवार्ड्स ये भी निगेटिव हो गया मोटिवेट करने। और फॉलो ओनली, ओनली भी टर्म जो आता है सिर्फ बेस्ड होना लेक्चर मोड पर, तो तीनों निगेटिव हो गए। तो कौन सा फैक्टर सपोर्ट करेगा मीनिंगफुल लर्निंग क्लासरूम में, तो शो करना जीनियन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। इसको विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलेश कुशलेक्षम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार कर रखना, ये हो जाएगा। उसके बाद में एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, कि प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण क्या है इनमें से। नॉट पेइंग एनी अटेंशन, ये नेगेटिव हो गया। फंक्शनल फिक्सडनेस, के क्रियात्मक अनियमितता। फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल, तो ओनली आ गया टर्म, कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये भी नेगेटिव हो गया। रिस्पॉन्स सेट, जिसमें गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, कि एक ही वे, रिस्पॉन्स सेट का एक ही वे जिसके अंदर वो स्टक हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो क्या होना चाहिए, मीन्स एंड एनालिसिस, कि डिवाइड करना प्रॉब्लम को इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, कि सब गोल्स बनाना टुकड़ों में, और उसको एक टास्क को डिवाइड करना जो सब गोल होता है, जो कि डिवाइड करना प्रॉब्लम को नंबर ऑफ सब गोल्स में, मीन्स एंड एनालिसिस कहलाता है। तो ये मीन्स एंड एनालिसिस जो स्ट्रेटेजी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, बहुत ज्यादा इफेक्टिव और मौसर तरीन स्ट्रेटेजी होती है, इसको याद रखना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, कि कौन सी जो है तो शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो नहीं है, अब निगेटिव देखना है। इनकरेज करना है चिल्ड्रन को, पॉजिटिव हो गया। एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सप्लोरेशन, हमेशा एक्सप्लोरेशन टर्म पॉजिटिव में आता है प्रयोग में। और डायलॉग और डिस्कशन से वो इम्प्रूव होता है उनकी लैंग्वेज और सारी चीजें, तो इसलिए वो भी पॉजिटिव। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज इज गिवन, कि दिए जाने वाले ज्ञान को एज दोहराने गिवन। पर, हाँ, ध्यान केंद्रित करना, दोहराने की बात की जा रही है, रिप्रोडक्ट किया जा रहा है, तो रिप्रोडक्शन नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है टीचिंग लर्निंग। उसी तरह से है कि हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम,
कि ऐसे बच्चे जो कि शिक्षक क्लास में ध्यान देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं, कि पूछना, आज द चाइल्ड चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, के बाहर कर देना उन्हें, स्कॉल्ड देम, स्कॉल्डिंग भी जो है तो ये होता है निगेटिव, कि उनको सख्ती से उनको सजा देना, फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट, ये भी निगेटिव हो गया। तो टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर देयर डिस इंटरेस्ट, कि क्या उन्हें क्या चीज नहीं समझ में आ रही वो चीज पूछना। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सजेस्ट दैट, कि संरचनावादी उपागम ये बताता है, तामीराती अप्रोच नजरिया, कि कौन सा एक क्रिशल है मेथड कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, के संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या होता है, तो प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर, कि उसका पिछला नॉलेज, कि जो भी चीज़ है प्रियर नॉलेज या प्रियर भाषा जो फर्स्ट लैंग्वेज लगती है उसकी भी मिसाल ले सकते हैं, या उसको जो कुछ आता है, तो इंट्यूटिव लर्निंग में आता है कि खुद से जो चीज़ निकाल पाएगा वो खुद सब समझेगा। तो इंट्यूटिव थिंकिंग में आता है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट तामीराती अप्रोच जो होगा वो सजेस्ट करेगा, क्रुशियल रहेगा, कि अत्यंत आवश्यक जिसको कहेंगे बहुत ही अहमियत का हामिल होना, प्रियर नॉलेज ऑफ द लर्नर। बाकी तो ये दो निगेटिव थे, कंडीशनिंग का अनुबंधन था तो वो भी था, कंडीशन अप्लाई करना निगेटिव। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नेवी थेरीज। नेवी थेरीज मतलब क्या है, कि बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना कर मिसकंसेप्शंस, क्या रहेंगे। उनकी आइडियाज जो है ना, उनके थॉट्स क्लियर नहीं है जिस चीज पे हाँ, कंस्ट्रक्ट करेंगे नेवी थेरीज अबाउट वेरियस फेनोमेनन इन दिस बैकग्राउंड एज टीचर शुड, तो टीचर क्या करेगा कि चैलेंज करेगा दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग, तो डायलॉग के जरिए क्या कर सकते हैं, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। डिसमिस करना ये निगेटिव हो गया, इग्नोर स्कॉल्ड ये बहुत आसान सवाल था। उसी तरह से नेक्स्ट है कि द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन और इमोशन क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, आजादाना। ये किसके नजरिए से था वैसे, अभी हमने देखा था इंडिपेंडेंट आजादाना होना, जिजोंग के नजरिए से था क्या, जेजोंग जैसा नाम था जजांग उनका। नजरिए से हाँ। तो अगर जिजोंग का अगर सवाल आता है तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो ये भी कभी कभार में पॉजिटिव में आता है जिजोंग के नजरिए से। लेकिन अगर आमतौर से सीडीपी अगर हम पढ़ रहे हैं तो कॉमन टर्म में रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन और इमोशन को बताया गया है बाय डायरेक्टर, यानी कि बाय डायरेक्शनल होता है, कि एक डायनामिक इंटरप्ले है बिटवीन बोथ। डायनामिक ये होता है कि वो बदलता रहता है, स्टैटिक मतलब फिक्स होता है, तो डायनामिक मतलब चेंज होने वाला, इंटरप्ले बिटवीन बोथ, दोनों में चेंज होता रहता है, बाय डायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल क्या होता है, कि कॉग्निशन इन्फ्लुएंस करेगा इमोशन को, तो कॉग्निशन का रोल हो रहा है और इसमें इमोशन इन्फ्लुएंस कर रहा है कॉग्निशन को। तो बाय डायरेक्शनल रहेगा, डायनामिक कभी कॉग्निशन करेगा तो कभी इमोशन, तो इसका मतलब ये निकलेगा बाय डायरेक्शनल, दोनों तरफ में। यूनि मतलब एक तरफ में, एक तरफा, जिसमें इमोशन ही इन्फ्लुएंस कर रहा है कॉग्निशन, तो इस तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, के इनमें से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है लर्निंग को, कि कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित कर रहा होता है, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, के विद्यार्थी की अभिरुचि, इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, के विद्यार्थी के सांवेगिक स्वास्थ्य, या फिर पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, शिक्षाशास्त्रीय रणनीतियां, या फिर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, के विद्यार्थी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो हो जाएंगे चारों भी फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। तो इसको एक बार और पढ़िए और स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको नहीं समझा, कि फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे होते हैं लर्निंग को, तो इंटरेस्ट भी होना चाहिए स्टूडेंट का, कि अभिरुचि बच्चों की दिलचस्पी, इमोशन हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, के विद्यार्थी की सांवेगिक स्वस्थता, कि वो पढ़ पा रहा है, यानी कि अगर नहीं है तो डिसेबल चिल्ड्रन में हो गया हो उसको, अगर लर्निंग डिसेबिलिटी में आ गए हैं, तो इस वजह से इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट आ गई। जवाब देने के बाद आप म्यूट करके रख सकते हैं और ज्वाइन होने के बाद भी। और उसी तरह से पेडागोजिकल स्टडीज मतलब शिक्षाशास्त्रीय रणनीतियाँ, शिक्षा शास्त्रिक रणनीतियाँ। और उसी तरह से सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि सोशल और कल्चरल दोनों भी कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट आता है, तो चारों भी पॉजिटिव वे में आ गए। नेक्स्ट है डैश आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, इनमें से कौन सा ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो क्या है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखा जा रहा है मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, तो वो होता है सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल के टर्म अक्सर सोशल, सोशलाइजेशन, और जेंडर है सोशल, ज्यादा ना मीनिंगफुल, ये कंस्ट्रक्शन जेंडर, वर्ड भी जो रहता है ना सर, वो सोशल इंटरेक्शन हाँ के साथ लिंक रहता है, राइट? है ना? बराबर, तो सोशल इंटरेक्शन होगा, और जेंडर को भी सोशल कंस्ट्रक्ट के तौर पे नजरिए से देखा जाता है, तो वो भी याद रखना है, सोशल से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड।
व्हाइट बोर्ड्स के को याद रखना है। ये सारी चीज़ें सोशल से होती है, सोशल इंटरेक्शन। ये बाकी तो ये निगेटिव में आ गए, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, रिपीटेटिव रिकॉल और स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन क्या होता है ये बताइए। स्टिमुलस मतलब माइंड में जो भी एक महसूस हरकत जो भी चीजें होंगी, तो वो उसको मतलब फील कर पाएगा वो। रिस्पॉन्स एसोसिएशन, तो उसका डिवाइस वो उस तरह से होता है। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन और नॉलेज में सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, सामाजिक तालमेल। उसी तरह से व्हेन स्टूडेंट रिपीटेडली engage in an activity such as design and conduct experiment to earn and earn reward that is not directly related to that activity। कि एक ऐसा बच्चा जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि का संबंधित नहीं है, तो जैसे कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, के मिसाल ले ली जाए कि सच एस टू अर्न अ स्टार और बैच दे आर लाइकली टू, कि अगर ऐसा कुछ वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उस एक्टिविटी की, जैसे स्टार और बैच। सवाल का मतलब क्या हुआ, एक बार और समझा के बोलिए उर्दू में। क्या हो जाएगा सवाल का मतलब, कि ऐसी एक्टिविटी में शामिल है, ऐसी सरगर्मी में शामिल है कि तालिब इल्म जो कि डिजाइन और कंडक्ट एक एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड है, उसका मकसद क्या है कि अर्न रिवार्ड, रिवार्ड पाना जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उस एक्टिविटी सरगर्मी से, जैसे कि स्टार या बैज लेना, तो वो हो जाता है डेवलप करना मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग, कि उसका पूरा ध्यान किधर है कि स्टार या बैच पाना, जो कि मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग में आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल है कि अधिगम के प्रति भौतिकवाद अभिव्यक्ति का विकास। इंजॉय लर्निंग ऑफ द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं, क्योंकि खुद के लिए नहीं कर रहा हो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में नहीं है उसका, एक्सट्रिंसिक है स्टार या बैच पाना, तो इसलिए वो खुद का इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं आएगा इंजॉय करने के हिसाब से। तो इंजॉय नहीं कर रहा हो, बैच पाना है उसका मकसद। परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवार्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, कि उसको कोई मतलब उसको, अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग जैसे कि क्लासेस लेते हैं सीटेट के, तो उनका मकसद शायद ये ना हो कि मतलब उनको कोई पुरस्कार दिया जाए, अवार्ड मिले, कि मतलब एक उनका इंटरेस्ट है। तो इसका मकसद क्या आ रहा है कि स्टार या बैच पाना, तो उस वजह से वो काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो बोलते हैं कि मुझे फला मतलब क्या आता है वो बटन, सिल्वर बटन मिलना है, गोल्ड बटन। तो अगर उसका मकसद अगर वो है सिल्वर बटन और वो बटन, तो उसमें क्या करेगा, उसके पीछे मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड रहेगा उसका, ये दोनों नहीं रहेगा। उसके अलावा सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्फ रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर्स, इसमें क्या था, ये पॉजिटिव चीज है कि अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग तालियां बजा रहे हैं अच्छा काम किया है, ये खुद के लिए करना, कि सेट मास्टरी गोल कि मुझे कुछ अचीव करना है। जैसे अगर सीटेट है, उसमें अगर मॉक टेस्ट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आज बताया कि साहब आज जो है तो मुझे सीटेट में मतलब मॉक टेस्ट में 130 मार्क्स आ गए हैं, सब घर वालों ने मिलकर तालियां बजाई और फूल पहना है। तो ये हो गया कि दूसरों को कुछ करना है, और मास्टरी गोल बनाने के खुद के लिए एक अपनी स्टडी के मेहनत इस तरह से खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, एक ऐसी बात कि खुद के इंटरेस्ट के लिए, तो वहां पर हो जाएगा, तो बाद में बोलेंगे चलो होते रहता है। एक ये ट्रिक भी है कि घर वालों को खुश करने के लिए आप उनको बताते जा सकते हैं, उस दिन आपको रिजल्ट के दिन कोई कुछ बोलेगा नहीं, वो बोलेगा कि होते रहता है। लेकिन वो आप बैठे दिखेंगे तो बोलेंगे कि अच्छा मैं बोलता था कि पढ़ लो, तो आपने पढ़ा नहीं। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या है, कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। चाइल्डहुड तो क्या होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि अभी बताया गया कि सोशल कंस्ट्रक्शन, सोशल अप्रोच, ऐसे सोशल बहुत ज्यादा पॉजिटिव में आते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है कि सोशल कंस्ट्रक्शन होता है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ररी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरीज, के समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना होती है। इसको उर्दू में बोलकर बताना है कि क्या होगा, क्या आप इससे क्या मुराद समझे, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड क्या होता है। पहले इसका मतलब बताना है, फिर उसके बाकी मीनिंग को हमको देखना है।
मतलब उसको बचपन का तस्वुर वगैरह या बचपन का कॉन्सेप्ट अगर कह दिया जाए तो हाँ, दूसरे का मतलब क्या होगा? तो तो इसका मतलब ये है ना कि जो हम्म वो उनका जो कंसेप्ट होता है चाइल्डहुड में, वो अक्रॉस द, और मतलब कोई भी कल्चर हो, वो बच्चा अगर वो 2 से 4 साल के बच्चे में जो उसकी एक्टिविटी होगी, वो हर बच्चे में होगी, वो चाहे इंडिया पाकिस्तान का हो या वेस्ट कंट्री का हो। तो इससे पता चलता है ना कि जो लेवल, इसीलिए लेवल्स दिए हुए गए हैं कि एक बच्चा जब वो पहले एक सेंसरी मोटर स्टेज आता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड आता है, इसी बेस से रखा गया है। और उसमें हर बच्चा, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द चाइल्ड के ना जो एक्टिविटी होती है वो सेम होती है, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी भी सेम होती है। उसके अलावा कैसे हो जाएगा कि मतलब सोशल कंस्ट्रक्शन को अगर मोटा मोटा देखा जाए इसको, तो सोशल कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होगा कि समाजी तामीर, मतलब समाजी तामीराती अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्ररी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरीज। अगर ये देखा जाए तो सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरीज जो होती है तो वो क्या होती है, जिसमें असरी समाजी आ जाएगा। असरी समाजी थेरीज जो होती है, तो सोशल कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा कि असली समाजी तामीराती थेरीज के मुताबिक क्या हो जाएंगी, एक समाजी तामीर हो जाएगी कि सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थेरीज के हिसाब से कंटेम्प्ररी संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार एक समाजी संरचना है। अब ये बाकी क्यों नहीं हुए वो देखना है। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कि चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है तो सेम नहीं होगा डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज, कि बच्चे जो है तो शैतान पैदा होते हैं और उनको बाद में सिविलाइज बनाना होता है, सभ्य बनाना, दुष्ट रूप में पैदा होते हैं। तो ये भी नहीं है कि दैट चिल्ड्रन बिगिन विथ नथिंग, कि चिल्ड्रन शुरुआत करते हैं नथिंग से एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड इंटायरली बाय एनवायरनमेंट, कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो ये जो अदर जो चीजें रखी गई इससे भी हम समझ सकते हैं इसका मतलब कि असरी और समाजी थेरीज के नजरिए में ये इसको मापा जा रहा है कि वो बोलना चाह रहे हैं कि कुछ चीजें होती है कि हेरिटेज एनवायरनमेंट, तो हेरिटेज मतलब विरासती तौर पर भी कुछ चीजें आती है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं हो रहे, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो आएंगे। तो ये हो जाएगा कि असरी और समाजी का तालमेल मिलकर सोशल कंस्ट्रक्शन समाजी वो बनेगा। तो जब भी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड आता है तो आप उसको याद रखें कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है कंटेम्प्ररी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के नजरिए से। तो बहुत लेंदी ना होते हुए इसका उसको याद रख सकते हैं। उसके बाद ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। अब जैसे कि चाइल्डहुड के जो लेवल जैसे कि अभी बात हुई थी कि अर्ली चाइल्डहुड मतलब इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, अडल्टहुड, उसी तरह से ये सारे जो थे। तो इसमें जो मिडिल चाइल्डहुड है उसकी कैरेक्टराइज करने का पीरियड इसमें से क्या है? तो इसमें बताया जा रहा है जवाब कि एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, खुलासे के तौर पर अमूर्तता से अमूर्त रूप से सोचना, एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, के तर्क का, साइंटिफिक रीजनिंग भी आ रही है, तर्क का प्रयोग करना, लॉजिक का योग्यता विकसित होना। तो ये उसका जवाब है। अब इसको समझना है कैसे, दूसरा क्यों नहीं हुआ। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस, ये कब होता है? इन्फेंसी लेवल के बाद में ये होता है, अर्ली चाइल्डहुड के अर्ली टाइम। चाइल्डहुड में होता है, हाँ उसमें के मिडिल के उसके पहले। हाइट बराबर, तो हाइट वगैरह सारी चीजें रैपिड पेस से इंक्रीज होती है। अब मिडिल चाइल्डहुड के बाद में कि खुलासे तौर पर एबिलिटी थिंक कर पा रहा है, चिल्ड्रन टू बिगिन थिंकिंग लॉजिकली बट कॉन्करेंटली। इसका मतलब क्या है कॉन्करेंटली? लेवल, कॉन्क्रीट लेवल आ जाता है, मतलब वो लेटर चाइल्डहुड। मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते तार्किक रूप से। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग भी आ गया और लॉजिकल भी, तो इस वजह से ये क्यों नहीं हुआ कि मूर्त मतलब जो वो मतलब सामने चीज है। मूर्त का कभी भी क्या होता है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट के जामिद तस्वुरात के हिसाब से जो सामने है वही सोच पाएगा। मतलब कयास आ रहा है, इसे इमेजिनेटिव वे में नहीं कर पाएगा, डायरेक्टली अंदाजा नहीं लगाया जा पाएगा। जैसे प्याजे के टर्म में अगर रखा जाए तो उसके अंदर जो सेंट्रेशन या फिर इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स वगैरह आ जाएगा कि चीज़ों का मतलब वापस कैसे होंगी वो ना देख पाना। तो जो सामने है तो कंक्रीटली, लॉजिकली तो हुआ लेकिन कंक्रीटली हो रहा है, तो इस वजह से नहीं हुआ। और लर्निंग अकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर, तो ये तो सेंसरी मोटर में आ गया इन्फेंसी लेवल में।
तो इस वजह से ये हो गया उसका मिडिल चाइल्डहुड का जवाब सेकेंड। उसके बाद फैमिली एंड नेबरहुड क्या होते हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज होते हैं, और स्कूल वगैरह सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज में आते हैं। और अगर एनवायरनमेंट वगैरह के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंट वगैरह भी इसी के लेवल में सेकेंडरी हो जाता है। फैमिली नेबरहुड वगैरह प्राइमरी में। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये वाला हो गया पीडीएफ खत्म। आज दिन भर में ये सारी चीजें खत्म करना है। उसके बाद में नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट दस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडुकेट? के राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किसको एडुकेट करता है? इंक्लूसिव क्लास एजुकेशन को करता है, समावेशी शिक्षण, शमूलियत वाला क्लासरूम, सेग्रीगेशन वगैरह ये सब नहीं है। इंटीग्रेट से बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं, मिक्स करना, जम करना, तो इंटीग्रेशन नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन से याद रखना है। उसके बाद में डैश इज द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल सिस्टम। तो ये भी इंक्लूजन हो गया कि जहाँ पर सब शामिल है। तो क्या हो रहा है, इक्वल की बात हो रही है, और इक्वल के साथ साथ इक्विटी की भी बात आती है जब डिसेबल चिल्ड्रन उसमें होते हैं। तो इक्वल एंड इक्विटी भी अगर आता है तो उसको आप इंक्लूजन से याद रख सकते हैं। उसी तरह से टीचर शुड, एक टीचर ने क्या करना चाहिए? कम्युनिकेट करना चाहिए दैट शी रिस्पेक्ट एंड ऑल वैल्यूज ऑल कल्चर इन द क्लासरूम, कि उसने संप्रेषणित करे कि वो कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और ये क्या हो गया, इग्नोर करती है कल्चरल, तो ये निगेटिव हो गया। प्रमोट क्या करते हैं, स्टूडेंट को बिलोंगिंग टू सर्टन कल्चर, कि एक कल्चर वालों को ही प्रमोट करना, ये नेगेटिव हो गया। मैक्सिमाइज करना कंपैरिजन, ये नेगेटिव टर्म है। तो इस तरह से पॉजिटिव ये आसान वाला था। उसके बाद है चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली वेन, मौसर तरह से या फिर प्रभावी रूप से कब सीखते हैं बच्चे? दे मेमोराइज, मेमोराइज नेगेटिव हो गया। कॉपी करना नेगेटिव हो गया। और कंट्रोल करना, टीचर फुल्ली कंट्रोल करता है एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द क्लास इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, ये क्यों नहीं हुआ ये बताइए। यहाँ पर है ना, स्टूडेंट्स खुद है ना एक्टिवली पार्टिसिपेटेड है, इसीलिए ना वो जो लर्न करेंगे काफी इफेक्टिव होगा। हाँ, ये वाला उसका जवाब ये हो गया कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज और टास्क में से। और प्याजे के हिसाब से भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हो गया। लेकिन ये जवाब क्यों नहीं हुआ कि टीचर क्योंकि फुल्ली सर कंट्रोल अगर जब करता है? तो जो टीचर का कंट्रोल है, बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे वो, तो वो एक इफेक्टिव लर्निंग नहीं मिलेगी उनको। हाँ बराबर, तो ये मतलब सिर्फ कंट्रोल में आ गया कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित, मतलब कंट्रोल में, कायदे में रखना जिसकी बात आ रही थी, तो सिर्फ कायदे में रखा जा रहा है। तो पार्टिसिपेट नहीं होगा, क्योंकि पार्टिसिपेट जब होगा तो उसमें शोर वगैरह भी हो सकता है, डिस्कशन का पार्ट में साइलेंस क्लासरूम नहीं रहेंगी इस वजह से। तो उसके बाद में है कि चिल्ड्रन शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। तो क्या कर रहे होते बच्चे कक्षा में, प्रश्न को इनकरेज करना चाहिए आज करने में। और आज करना इंट्यूटिव लर्निंग में और उनके इंक्रीज करने में, नॉलेज में भी मददगार होता है। तो आस्किंग, ये सवाल आते हैं इस तरह से। स्टॉप और नॉट अलाउड, डिस्करेज, ये बहुत आसान था, ये वाला निगेटिव था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रोसेस थ्रू विच मीनिंगफुल लर्निंग अकर्स? के मानी फेज लर्निंग किसमें नहीं होंगी? मेमोराइजेशन करने में जो नेगेटिव था वो ढूंढना था, तो ये हो गया मेमोराइजेशन। और एक्सप्लोरेशन याद रखिए, कभी भी अगर आपको समझ में नहीं आता और कहीं पर एक्सप्लोरेशन आता है, तो एक्सप्लोरेशन टर्म हमेशा होता है पॉजिटिव वाला। तो आपको अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो एक्सप्लोरेशन वाले को टिक कर सकते हैं पॉजिटिव वाले। इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन, रिपीटेशन और प्रैक्टिस, अब रिपीटेशन इसमें रिपीट हुआ तो ये क्यों नहीं हुआ ये बताइए। रिकॉल का तो आपने निगेटिव कर दिया, रिपीटेशन को क्यों नहीं किया? समरण जो टर्म होता है, इस समरण। तरह से इसमें ना रिपीटिशन के साथ सर प्रैक्टिस भी आई है, मतलब कहीं ना कहीं आप जो हाँ, लर्निंग आप तो ये प्रैक्टिस ये तो उसकी रिपीट प्रैक्टिस होता कर है, रहे हो आप। जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस, ये हाँ, रिपीटेशन वाला मतलब रटने में नहीं आ रहा, और रिकॉल करना मतलब उसको याद करना, मेमोराइजेशन रोड मेमोराइजेशन में आता है। रोड लगा लो या निकाल लो, दोनों का मतलब रटना है। तो रटना एक अलग हो गई, और रिपीट करके प्रैक्टिस करना बार बार, तो ये वाला पॉजिटिव में आता है, ये याद रखने का भी। उसी तरह से नेक्स्ट, which of the following represent the correct matching of the children in column A with their primary characteristics in column B? तब इसमें जवाब जो है, तो इसमें इसको अभी हाइड रखते हैं और आपको डायरेक्ट ही जवाब देना है कि क्या रहेगा। गिफ्टेड का क्या रहेगा? लर्निंग डिसेबल्ड, क्रिएटिव, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिव,
डिसऑर्डर, तो इसकी जोड़ियां लगाकर बताइए। एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली। फर्स्ट का क्या होगा पहले बोलिए, फर्स्ट का डी। सर फर्स्ट का डी डी। सेकंड फर्स्ट का डी, सबका डी है ना। हाँ फर्स्ट का डी आएगा ना सर। क्रिएटिव का क्या? सेकंड का ए सेकंड का ये सर फोर्थ का सी है, वो कंफर्म एकदम। टेंडेंसी टू सी गेट कंफर्म। डिस्ट्रैक्टेड इजीली, अटेंशन हाँ तो डेफिसिट चलो ठीक है, हाइपर। क्रिएटिव फोर्थ ये हटा लिया गया। फोर्थ का सी बराबर है। अब ये क्रिएटिव का बोलिए, क्रिएटिव क्या होगा? अच्छा लर्निंग डिसेबल का बोल लीजिए डायरेक्ट। लर्निंग डिसेबल का क्या होगा? ए होगा। और That's गिफ्टेड और reading क्रिएटिव दो लिखना चीजें हैं। अब ये इसका जवाब दीजिए। गिफ्टेड का डी और क्रिएटिव का बी। फोर्थ का है देखते हैं। सर। हाँ गिफ्टेड का डी हो गया, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड फोर्थ का सी इंडिपेंडेंटली। है। क्योंकि गिफ्टेड मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले हो गए। तो कन्वर्जेंट और इंटेलिजेंट क्या हो गया? एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड इंडिपेंडेंटली, कि वो अपने तौर पर इंफरादी तौर से भी सीख सकते हैं और जल्दी सीख सकते हैं। तो इंटेलिजेंस की खासियत होगी। क्रिएटिव मतलब क्या होता है? कोई नई चीज आना। तो कैन थिंक ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन, के ओरिजिनल सोल्यूशंस पर वो पहुंच पाना। मतलब उनके जरिए से उन्होंने क्या किया? क्रिएट किया, एक क्रिएटिव वे में उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाल पाया, हल निकाला, ढूंढा। तो इस वजह से ये हो गया। और उसी तरह से जो अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी होता है, कि लंबे समय तक वो अटेंशन नहीं रख पाती चीजों पर, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इजीली, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो पाना। और उसी तरह से लर्निंग डिसेबल का तो लैक ऑफ, ये बीमारी के ताल्लुक से था, फ्लुएंसी, ये भी करना। उसके बाद अब है, अब म्यूट कर दीजिए जिसने जवाब दिया। उसके बाद है चिल्ड्रंस एरर, बच्चों की गलतियां क्या होती है। और अब इसका जवाब देना है कि पार्ट ऑफ लर्निंग एंड गिव एन इंसाइट टू देयर थिंकिंग। कभी भी याद रखना कि एरर्स को कभी भी आप नेगेटिव में नहीं लेंगे, क्योंकि एरर्स होते हैं पार्ट ऑफ लर्निंग, टीचिंग। टीचिंग लर्निंग में ये पार्ट होते हैं, इसका पार्ट है। तो शुड बी इमीडिएटली करेक्टेड, और कभी भी इमीडिएटली करेक्ट नहीं किया जाता। ये उर्दू के सवालात में भी आता है, हिंदी में भी आता है, और इंग्लिश वालों को भी आता है। इंसाइट इनसिग्निफिकेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये क्या करता है? अधिकतम प्रक्रिया में महत्वहीन है। कि महत्वहीन होना, कि अहमियत का हामिल ना होना, इनसिग्निफिकेंट। और रिफ्लेक्ट करना है कि कैसे केयरलेस है, कितने बच्चे लापरवाह है, ये देखना। तो ये नहीं है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, और इंसाइट देता है उनकी थिंकिंग का। उसी तरह से असेसमेंट, जांच क्या है? मूल्यांकन शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि ये पार्ट होना चाहिए। जैसा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है तो ड्यूरिंग का है। फॉर्मेटिव में फॉर और एस, और ऑफ जो होता है समेटिव का है। शुड बी डन ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स, तो ओनली इन टर्म ऑफ मार्क्स नहीं हुआ। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टास्क, तो ये एमसीक्यू पे हो रहा है बस। और ये क्या है? शुड बी अंडरटेकन एज सेपरेट एक्टिविटी, तो सेपरेट भी नहीं रहे। उसके बाद इन अ कंस्ट्रक्टिव फ्रेमवर्क लर्निंग इज, तामीराती फ्रेमवर्क में लर्निंग को कैसे देखा जाता है? एक्टिव, एक्टिव के तौर पर जैसे अभी देखा था। और सोशल इन इट्स कैरेक्टर में चेंज बिहेवियर नहीं रहेगा, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज नहीं रहेगा, पैसिव भी तो नहीं रहेगा, नेगेटिव। 11th है। ज्यादातर ना सर कंस्ट्रक्टिविस्ट में भी यहाँ पर भी वही आया है ना। हाँ कंस्ट्रक्टिविस्ट कंस्ट्रक्टिव का में जब पूछा है ना, मतलब वो सोशल है, सोशल आएगा ही। हाँ सोशल टर्म सोशली हो रहा है, पॉजिटिव, सोशलाइज हो रहा है। हाँ। बराबर। और एक्टिव हम्म, वाला भी देखते चलना है। कभी उसने पैसिव लगा हाँ दिया सोशल के साथ, दो टर्म है, तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा। वही है। नेक्स्ट स्टेप, एंड टीचर हैव पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट स्टूडेंट्स एंड देयर एबिलिटीज, द स्टूडेंट, कि टीचर को अगर पॉजिटिव बिलीव्स है स्टूडेंट के बारे में और उनके एबिलिटीज के बारे में, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? आर ईगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, कि वो क्या करेंगे? ईगर होंगे, मतलब सीखने के लिए उत्सुक होंगे और प्रेरित होते हैं। नॉट अफेक्टेड, ये नेगेटिव हो गया। डीमोटिवेटेड नेगेटिव हो गया। स्टॉप कर देना, पुट करने, एफर्ट्स लेने, रिलैक्स हो जाना, ये भी नेगेटिव हो गया। तो जब टीचर पॉजिटिव बिलीफ होते हैं स्टूडेंट में, एबिलिटीज में, स्टूडेंट ईगर होते हैं, मोटिवेट होते हैं लर्न में। अ टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर, कैसे बना सकता है टीचर? इनकरेज करके चिल्ड्रन को मेक इंट्यूटिव गेसेस, जैसे कि हमेशा बताया हुआ है कि खुद से, इंट्यूटिव मतलब खुद से गेसेस लगाकर, अनुमान लगाकर, एंड टू लुक मल्टीपल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, कि वो खुद से उसके हल तलाश करके। मेमोराइजेशन, ये टर्म निगेटिव हो गया। उसी तरह से
प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज देना, ये तो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव है। लेकिन सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, एक जैसे सवाल है टेक्स्ट बुक के, तो ये इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेगा उससे। इस वजह से राइटिंग स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन टू ऑल क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक, स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना, सॉल्यूशंस को लिखना टेक्स्ट बुक में, तो ये भी नहीं रहेगा। अब उसके बाद 13 ये पढ़िए। वो आवाज भी आ रही है। कर दी भी होता है। कौन सा रहेगा फिर? यूज ऑफ मेथड्स when learners own initiative and efforts are involved in example of। तो ये क्या हो गया, वो गतिविधियां, वो विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की पहल, वो प्रयास शामिल है, तो इनमें से किसका उदाहरण है? लर्नर सेंटर्ड मेथड, इस्तेखराजी भी नहीं रहेगा, निगमनात्मक, ट्रेडिशनल, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये भी नहीं रहेगा। इंटर क्या होता है? इंटरपर्सनल, कि दूसरों के हिसाब से, इंटर से कभी भी याद रखना है, इंटरनेट, और इंट्रा मतलब होता है खुद की हद तक। फ्रॉम इनसाइड, हाँ। हाँ, तो ये तो हार्वर्ड गार्डनर की थेरीज का है, तो ये नहीं हुआ। तो ओन इनिशिएटिव, तो कभी लग सकता है कि खुद की अगर बात चल रही है तो इंट्रा नहीं आया। ओन इनिशिएटिव इफेक्ट लेता है तो लर्नर सेंटर्ड मेथड ये हो गया इस तरह से। तो ये हो जाएगा उसका बी। उसके बाद क्या है? व्हाट प्रिंसिपल डज द फॉलोइंग हाईलाइट्स, ये नीचे लिखी हुई स्थिति में किस सिद्धांत को दर्शाती है? स्टूडेंट हु डू नॉट परफॉर्म वेल, कि जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ,